नमस्कार। 1857 भारतीय इतिहास में यह सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियादें हिला दी थीं। ये कोई छोटा मोटा सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की पहली बड़ी और संगठित आवाज थी। और जब हम उस दौर की बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये उस जज्बे की कहानी है जब सालों से दबी हुई चिंगारी एक धधकती ज्वाला बन गई। ये एक राष्ट्र की आत्मा के फिर से जागने का ऐलान था। देखिए, एक ही घटना के दो नाम हैं और इन दो नामों में ही पूरी कहानी छिपी है। हमारे लिए ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, मानो ये बस कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था, ताकि दुनिया इसकी असली ताकत को पहचान न सके। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी आग लगी कैसे? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो 100 सालों से सुलग रही एक आग थी, जिसकी गर्मी समाज के हर तबके तक पहुंच रही थी। चाहे वो बेइज्जत हुए राजा हों, बर्बाद हुए कारीगर हों या फिर परेशान सिपाही। इस गहरे असंतोष को समझने के लिए हम इसकी वजहों को 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये 4 स्तंभ हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग लोगों का गुस्सा एक साथ मिलकर एक महाविद्रोह में बदल गया। कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो यहां सिर्फ व्यापार करने आई थी। लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया। वो धीरे धीरे व्यापारी से शासक बन गए और भारतीय राज्यों को एक एक कर निगलने लगे। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत ही कुटिल नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। ये कोई कानून नहीं बल्कि रियासतों को हड़पने का एक बहाना था। इसी के चलते झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई बड़े राज्य अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन गए। बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बात थी इज्जत की। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त भारत की पहचान का प्रतीक थे, उनसे कहा गया कि लाल किला खाली करना होगा और आपके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। ये सिर्फ एक राजा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर हमला था। अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहां से कच्चा माल जैसे कपास कौड़ियों के भाव पर इंग्लैंड जाता था और वहां की फैक्ट्रियों में बना कपड़ा बिना किसी टैक्स के वापस भारत के बाजारों में भर दिया जाता था। नतीजा, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर सब बर्बाद हो गए। और सबसे बड़ी बात, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत की कमाई भारत में नहीं लग रही थी, वो जा रही थी अंग्रेज अफसरों की मोटी मोटी तनख्वाह, उनकी पेंशन और उनके ऐशो आराम पर। हमारा ही पैसा हम पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये थी असल लूट। अच्छा, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा को बंद करना। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो गलत था। लोगों से बिना पूछे जबरदस्ती कानून थोप दिए गए। इससे आम लोगों में ये डर बैठ गया कि ये अंग्रेज हमारे धर्म और रीति रिवाजों को भी खत्म करना चाहते हैं। और फिर था नस्ली भेदभाव। कई जगहों पे लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। सोचिए, अपने ही देश में हमें दोयम दर्जे का समझा जाता था। ये रोज का अपमान था जो हर हिंदुस्तानी के सीने में आग की तरह जल रहा था और लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। और बात करते हैं सिपाहियों की, वो भारतीय सैनिक जिनके दम पर अंग्रेजी हुकूमत टिकी थी। विडंबना देखिए, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। कम तनख्वाह, गाली गलौज, कोई प्रमोशन नहीं। और तो और एक नया कानून लाया गया जिसके तहत उन्हें समंदर पार लड़ने जाना पड़ता था, जो उस वक्त कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। तो सिपाही एक तरह से बारूद का ढेर बन चुके थे, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने सालों से दबे हुए हर गुस्से को एक साथ भड़का दिया और पूरे देश को अपनी लपटों में ले लिया। ये चिंगारी थी एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल, और इसकी बनावट ही मुसीबत की जड़ थी। देखिए, इसे लोड करने के लिए कारतूस को पहले दांत से काटना पड़ता था और बस इसी एक छोटी सी हरकत ने सारा खेल बदल दिया। क्यों? क्योंकि एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर जो चर्बी लगी है वो गाय और सूअर की है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये सैनिकों के लिए सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा हमला था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल फूंका।
फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। जंग शुरू हो चुकी थी। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबा दिया। लेकिन क्या यह विद्रोह नाकामयाब रहा? बिल्कुल नहीं। असल में इस विद्रोह ने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। क्या बदला? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा और राज्यों को हड़पने की नीति तो बंद हो गई, पर उसकी जगह एक और ज्यादा खतरनाक नीति आ गई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंग्रेजों की नीतियों में नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तानियों की सोच में आया। मुगल और पेशवा राज तो खत्म हो गए, पर एक नई सोच ने जन्म लिया, राष्ट्रवाद की सोच। पहली बार लोग हिंदू, मुसलमान, सिख या मराठी, बंगाली होने से पहले खुद को भारतीय समझने लगे। अंग्रेजों ने हमें बांटना चाहा, पर इस लड़ाई ने हमें एक कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ऐसे हजारों नाम हैं जिनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी लड़ाई ने आज़ादी की वो मशाल जलाई जो अगले 90 साल तक बुझी नहीं और आखिरकार 1947 में हमें आज़ादी दिलाकर ही मानी। तो आखिर में सवाल वही है, क्या 1857 की ये जंग एक हार थी या ये उस भारत का जन्म था जिसे आज हम जानते हैं, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी पहचान की असली शुरुआत? शायद सैन्य नजरिए से ये एक हार थी, पर यहीं से हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी ने अपनी सबसे अहम करवट ली।